सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं। लेकिन ये जो वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस वीडियो में संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे। संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी पीडीएफ के साथ होंगे, तो बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। और एक ही पीडीएफ में आपको सारे प्रश्न दिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं इस प्रकार के और भी वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और चलो, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारतीय संविधान। जैसा कि आपको मैंने बताया है, ये जो प्रश्न 100 प्रश्न होंगे आप सभी को भारतीय संविधान से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न होंगे आपको वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, अर्थात एक ही लाइन में उनका उत्तर दिया जाएगा। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संविधान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कंस्टिट्यूरे शब्द से। किस शब्द से हुई है? कंस्टिट्यूरे। इसमें याद करना है हमको, संविधान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कंस्टिट्यूरे शब्द से हुई है। और अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की गई थी? महात्मा गांधी अथवा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की गई थी? तो यह मांग की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में तथा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1932 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल किस वर्ष से प्रारंभ होता है? भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो यह 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 1600 वर्ष से। अगला प्रश्न है, प्रथम चार्टर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? प्रथम चार्टर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1726 में। कितने में पारित हुआ? 1726 में। याद रखना है हमें ये सन। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम बार किस वर्ष आया? रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम बार किस वर्ष आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रथम बार आया। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के बाद दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के बाद दे दिया गया? देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज है, मतलब जो पहले बंगाल के गवर्नर कहलाते थे उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब गवर्नर के बाद जनरल जो शब्द है वो और एडिशनल जोड़ दिया गया उसमें। तो ये किस एक्ट के बाद कहा जाने लगा? तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसे डबल स्टार मार्क करूंगा क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते थे वह एक मुख्य न्यायाधीश होते थे तथा 3 अपर मुख्य न्यायाधीश होते थे। अगला प्रश्न है, कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कलकत्ता सबसे पहला जो हाई कोर्ट था भारत का कहाँ था? तो वह था कोलकाता। इससे पिछले प्रश्न में देखा हमने। अब ये प्रश्न है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। अम्पटे नहीं है, एम्पे इस प्रकार से लिखा जाएगा कुछ। तो कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न है, प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? तो प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट आया था सन 1784 में, सन 1784 में। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? तो भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद की गई। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ?
चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 स्टार मार्क करूंगा मैं इसे। और ये है सन 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? कंपनी क्या थी? ये कंपनी मत समझ लीजिएगा जो अभी कंपनियों में जाकर वर्कर काम करते हैं, वो कंपनी नहीं। इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसका भारत पर राज्य था, उस कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये किस एक्ट के बाद किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, सबसे पहले क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको ही हम भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ये की गई थी सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इससे अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिताओं की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? भारत में सिविल सेवाओं अर्थात IAS IPS ये जो सेवाएं होती हैं उनकी खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन कंपटीशन किस एक्ट के तहत की जाने लगी? तो ये एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। 15 नंबर प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? अब देखो, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका भी नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये कौन सा अधिनियम था? ये था सन 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की प्रणाली को पूर्णतः समाप्त भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष आया? मार्ले मिंटो अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था। ये अधिनियम किस वर्ष भारत में आया? तो ये आया था सन 1909 में। कब आया था? सन 1909 में। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? मतलब सांप्रदायिक जो दंगे कराना, ये ऐसा सर्वप्रथम किसने कराया था भारत में? सांप्रदायिक दंगे वगैरह किसने कराए थे? तो ये अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड मार्ले मिंटो। इसीलिए इसे भारत में द्वैध प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मिनी संविधान कहलाता है। भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न था। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। तो इसमें हमें याद कर रखना है कि भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो भारत का मिनी संविधान कहा जाता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। इस अधिनियम में क्या क्या था? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया कब? कब भारत की संविधान को अंगीकार किया गया था? तो भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, मतलब है इसका बनाकर तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस अर्थात संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि संविधान दिवस हम किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किए हैं, अर्थात हमने संविधान दिवस को किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ किस तिथि को? भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। हम इसी दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त सन 1949 को हम यानी कि जो हमारा भारत था वह अंग्रेज़ों के स्वामित्व से आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तथा 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान गणतंत्र दिवस मनाने का कारण है कि भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। एक प्रश्न और है कि भारत किस तारीख को गणराज्य घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? ये आपको इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, संविधान को बनाने के लिए कितनी कमेटियाँ गठित की गई थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान को बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? तो संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। कितनी कमेटियाँ थीं? 13। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी सन 9 दिसंबर सन 1946 को। दवाई पूछ रहा है, हाँ दवाई तो लाल लगी है। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई कब थी? ये तो हमें पता लग गया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम याद रखेंगे, पंडित सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे, अर्थात परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। इनको किस लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना था? तो मैं बताता हूँ, इसलिए चुना गया था क्योंकि ये जो वो मीटिंग थी, वो बैठक थी, उसमें सर्वाधिक उम्र के ये व्यक्ति थे, इसी कारण इनको हमने उस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब स्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई और इसका अध्यक्ष कैसे चुना गया? तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह कौन नियुक्त किए गए थे? अगला प्रश्न है, तो संविधान सभा के जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे वह थे V.N. राव। उनका नाम था V.N. राव। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? अर्थात संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई, कमेटी आपने देख ली। उस कमेटी के बाद क्या हुआ कि उसमें एक अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष भी चुन लिया। सबसे पहली बैठक जो 9 दिसंबर सन 1946 को हुई, उसके अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। उसके उपरांत दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। उसके बाद संविधान को बनाने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। वह कब पारित हुआ? तो वह पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, अर्थात स्थायी अध्यक्ष चुने जाने के ठीक 2 दिन बाद। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जामों में पूछा गया है और ये सभी बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको याद भी होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष 1947 के अगस्त में बने थे। कब बने थे? अगर ये प्रश्न आए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने, तो ये बने थे सर 1947 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक, अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसकी अंतिम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। यहाँ पर टाइपिंग के लिए रह गया थोड़ा। 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों तय किया गया था? अर्थात संविधान लगाने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों तय किया गया था? ये ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया था? 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, 42 में संविधान संशोधन में किस अनुसूची में संशोधन किया गया? संविधान में बहुत बार संशोधन हुए हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में एक संशोधन हुआ है जिसमें क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर से जो एक स्पेशल आर्टिकल धारा थी वहाँ पर 35 से तथा 370 उसको हटा दिया गया। तो ऐसे ही 42 में संविधान संशोधन से किस अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो 53 अनुच्छेद एवं 7वीं अनुसूची में 53वां अनुच्छेद था एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की शक्तियाँ कहाँ के संविधान से ली गई? अर्थात भारत का जो संविधान है वह उसमें कई सारे संविधानों से खूबियाँ चुन कर ली गई। तो पूछा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की शक्ति थी ये कहाँ के संविधान से ली गई? तो ये शक्ति ली गई थी अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये शक्ति ली गई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के वास्तविक अंगीकार भी इनको कहा जाता है, तो इन्होंने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? तो 4 नवंबर सन 1948 को इन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष पेश किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। और प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया कब गया था भारत में, स्वतंत्र भारत में? तो 15 अगस्त सन 1947 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो ये इनका नाम था पिंगाली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगाली वेंकैया। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, तो इसका अनुपात है 2:3। कितना है? 2:3। पूछा, ध्यान रखना, पूछा जाए, ये सभी बच्चे रट लेते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जामिनर कभी कभी इसमें अपनी गुगली फेंक देता है और क्या करता है, चौड़ाई को पहले दे देता है और ऊंचाई बाद में, तब ये अनुपात भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। तो ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 37 नंबर प्रश्न। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भारत का ऐसा पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, तो वह था आंध्र प्रदेश। सन 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। केरल का पुराना नाम क्या था? तो केरल का पुराना नाम था कोच्चि। क्या नाम था? कोच्चि। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? तो कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। मैसूर। अगला प्रश्न है, नागालैंड को किस राज्य से विभाजित किया गया? नागालैंड एक राज्य है, ना कि एक देश। ठीक, और नागालैंड को किस राज्य से विभाजित किया गया था? तो नागालैंड को असम से सन 1962 में विभाजित किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के किस राज्य से पृथक करके बनाया गया है? हरियाणा भारत के किस राज्य से पृथक करके बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पंजाब से। सन 1966 में हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से विभाजित करके बनाया गया। अगला प्रश्न है, और हरियाणा भारत का 17वां राज्य है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का पूर्व नाम क्या था? तमिलनाडु का पूर्व नाम क्या था? तो तमिलनाडु का पूर्व नाम था मद्रास। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो तेलंगाना भारत का राज्य बना था 2 जून सन 2014 को। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके बनाया गया था। एडिशनल जानकारी भी मैंने इसमें आपको समायोजित करने की कोशिश की है। तो अगला प्रश्न है, धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? रेलवे में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? पूर्व में ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो धारा 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किस वर्ष पास हुआ? ये ऐसा था कि उन्होंने पेश तो कर दिया, लेकिन पास किस वर्ष हुआ था? तो ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? हम संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना, एक ही बात है। उद्देश्य का को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात इस दिन क्या बना था? संविधान बनके तैयार हुआ था, तो इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम विधि दिवस मनाते हैं और ये 2015 से मनाना हमने प्रारंभ किया है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको बताया कि संविधान बनाने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया था। विभिन्न प्रकार की समिति थी, झंडा समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति। तो उन्हीं में संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा में अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में उस समय, जिस समय संविधान सभा बनी उस समय अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह संख्या थी 33। कितनी थी? 33। याद रखना कोई कठिन नहीं है, याद रख लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने, यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाई स्कूल 9th 10th, तो उसमें पास होने के लिए हमें 33 नंबर की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए कि संविधान सभा में जो SC ST के लोग थे उनके लिए 33 सीटें रिजर्व की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में उस समय महिला सदस्य कितनी थी? तो महिला सदस्य थी टोटल 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए? संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे? तो ये आए थे बंगाल से। बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र बॉम्बे हो गया था। क्या नाम था? बॉम्बे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। क्या नाम था? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत अर्थात भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद पहले
मंत्रिमंडल के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो पूछा गया है, तो ये थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री कौन बने, तो गृह मंत्री, सूचना अथवा प्रसारण मंत्री जो बने थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति भारत के एक राज्य में लगाई गई है, वह कहाँ लगाई गई है, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि वह किस नदी के तट पर लगाई गई है। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो थी सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने दी। उससे पूर्व इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो सरदार था बारडोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने इनके नाम में सरदार जोड़ दिया, इनको सम्मान देने के लिए। अगला प्रश्न है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई। संविधान बनाने के लिए संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई थी वह कितने दिन हुई, तो ये बहस हुई 114 दिन। कितने दिन हुई? 114 दिन। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ, अर्थात व्यय का अर्थ होता है खर्च। उस समय संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ, तो ये खर्च था 63,96,729 अर्थात 63,96,729। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं 63,96,729 तब आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा 63,96,729। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री, एक बार पहले भी पूछ चुके हैं, ये 2 बार मिस्टेक से प्रिंट हो गया क्वेश्चन, तो ये थे जगजीवन राम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी, तो संविधान की चाबी या कुंजी किसको कहते हैं, तो संविधान की कुंजी हम कहते हैं किसको, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 64 संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, तो यह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में ये सारे शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, अर्थात मौलिक अधिकार जो हैं हमने कहाँ या किस देश के संविधान से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 अर्थात 66 नंबर प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता अथवा विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा क्या लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा द्वारा कहाँ के संविधान से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत ये अलग यहाँ तक पूछ रहा है। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से। उसके बाद है साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन मतलब अपनी मर्जी से राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यदि आपको इतना भी याद है कि नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं हमारे संविधान में वह कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो इससे ही आप पूरे इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, और इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियाँ किस विदेशी स्रोत से ली गई हैं। यदि देश में आपातकाल लग जाए तो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस विदेशी स्रोत से ली गई हैं, तो यह ली गई हैं जर्मनी से। कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। अगला इसको याद करने की ट्रिक है कि जर्मनी अर्थात जापान में जर्मनी में हमेशा क्या है, इमरजेंसी लगती रहती है, ऐसे करके याद कर लेंगे। तो हमने आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। राज्यपाल को जो हम नियुक्त करते हैं, जैसे देश का हेड होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार एक प्रदेश का हेड होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कनाडा के संविधान से, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का प्रबंधन कहाँ के संविधान द्वारा किया गया है। मौलिक अधिकारों के संविधान का प्रबंधन कहाँ के संविधान से किया गया है, तो ये किया गया है रूस के संविधान से।
अगला प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन, और हम अब वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संशोधन के तहत घोषित किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया? तो ये किया गया 69। देखो याद करने की ट्रिक है, दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं 70, तो वहाँ पर जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया वह 70 से 1 कम कर दीजिएगा 69। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में लिखा है? अनुसूचित जाति अर्थात एससी तथा एसटी क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में लिखा है? तो यह लिखा है 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ जो हैं उनका बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई हैं? तो ये भाषाएं हैं 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 75 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जैसा कोई नया राज्य बनाना है, हमने क्या किया था सन 2014 में, 2 जून सन 2014 में तेलंगाना बनाया था। ठीक है, तो उसको हम, और उससे पहले हमने क्या बनाया था 2009 में छाऊझा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड, ये 3 राज्य बनाए थे। तो इन तीनों राज्यों में मतलब नए राज्यों को बनाने के निर्माण में और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है भारत का 26वां राज्य कौन सा है? देखिए 29वां हमें सभी को याद है, 29वां राज्य क्या है? तेलंगाना है। लेकिन 26वां राज्य क्या है? तो 26वां है छत्तीसगढ़। याद रखेंगे ऐसे करके, इसकी ट्रिक है छा ऊ झा। देखिए छा ऊ झा। देखिए 26वां, 27वां, 28वां और 29वां कौन सा है? तेलंगाना। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है भारत में 5। अगला प्रश्न भारतीय नागरिकता के बारे में उल्लेखित है। भारतीय नागरिकता कहाँ उल्लेखित की गई है? तो ये की गई है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला प्रश्न है आर्टिकल 15 क्या है? अनुच्छेद 15, इसके ऊपर आयुष्मान खुराना जी की एक मूवी भी है। आपसे प्रश्न फिर कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि आयुष्मान खुराना ने जो आर्टिकल 15 मूवी की थी उसके डायरेक्टर का नाम क्या है? उसके निर्देशक का नाम क्या है? तो अनुच्छेद 15 है भेदभाव से संबंधित। अगला प्रश्न है, सॉरी इसी की फुल डिटेल बताते हैं हम। अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया जाता है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव क्या है? निषेध है। अगला प्रश्न है लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न है स्पर्शता का अंत, अस्पर्शता, ये स्पर्शता नहीं है, अस्पर्शता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 17वां। कौन सा? अनुच्छेद 17वां। अगला प्रश्न है बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात हम और आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, ये बोलने की स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है 19 ए, आर्टिकल 19A। अगला प्रश्न है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? 84 नंबर प्रश्न। तो ये है आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इससे अगला प्रश्न संविधान सभा में प्रयुक्त मोहर में किस जानवर को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जानवर था हाथी। संविधान सभा में जो मोहर प्रयोग की गई थी उस मोहर में कौन सा जानवर प्रयोग किया गया था? तो ये जानवर था हाथी। संविधान सभा की कैलीग्राफी किसने लिखी, अर्थात संविधान की कैलीग्राफी किसने की? तो ये है प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये देता है आर्टिकल 13। न्यायिक पुनरावलोकन को हम देखिए जब 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो वहाँ कहते हैं ना तेरा ना मेरा, न्याय कर लो। तो ऐसे याद रखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन को जो आर्टिकल कहता है वह कहता है 13। मैंने जैसे याद कर रखे हैं, मैं वैसे ट्रिक आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियुक्ति हो या पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान कराता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अनुच्छेद
जनजाति हेतु नियुक्ति हो या पदों के आरक्षण की सुविधा कौन सा अनुच्छेद प्रोवाइड कराता है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 15 का 5 नंबर, आर्टिकल 15(5). ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, युद्ध व बाह्य आक्रमण के दौरान और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 312। देखिए, आपातकाल देश में हमारे 3 प्रकार के लगाए जाते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। याद करने का कोई टप नहीं है। देखिए, 52 को याद कर लीजिएगा, उसके बाद 4 जोड़ दिए, उसके बाद फिर 4 जोड़ दीजिएगा। तो 52 होता है कि यदि हम पे कोई बाहरी सेना या सशस्त्र सेना क्या कर दे, विद्रोह कर दे, तब हम इस वाले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और देश में आपातकाल घोषित कर देते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है आर्टिकल 356। याद रखेंगे, युद्ध के कारण 352 और राज्य में राष्ट्रपति जो लगाता है वह आर्टिकल 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल अर्थात जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, पैसे की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए देश में, तब हम वित्तीय आपातकाल लगाते हैं और ये वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के तहत। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रचार के समय सीमा की घोषणा कौन करता है? हमारा कहीं पे चुनाव हो, चाहे वह विधायक दल का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो उसके जो प्रसार की समय सीमा है उसकी घोषणा कौन करता है? तो उसकी घोषणा करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की क्या हो जाती है? जमानत राशि जब्त हो जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि उनकी तो जमानत भी जब्त हो गई। कोई भी XYZ या कुछ भी नाम ले लीजिए, रामलाल, श्यामलाल है, ये इनकी इसके सामने क्या हुई? जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त, ये तो पता चले कि जमानत कैसे जब्त होती है। तो जमानत जब होती है, कुल पड़े हुए वोटों का 10% यदि हारे हुए जो प्रत्याशी है उसको नहीं मिले, तो उस प्रत्याशी की क्या होती है? जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसे कहते हैं जमानत जब्त होना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 94 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है 63, आर्टिकल 63। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो हम करते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। हम नहीं करते हैं, मतलब हम करते हैं लेकिन डायरेक्ट इनको जो शपथ दिलाते हैं वह राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम लोग क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को वोट करते हैं लोकसभा में और फिर वहाँ से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 75 के तहत, आर्टिकल 75। अगला प्रश्न है, संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 79। संसद का जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष, अब 18 वर्ष। तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। इससे अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये आर्टिकल 214 के तहत क्या किया गया है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना या व्यवस्था की गई है। और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 40। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, कारखानों आदि में बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह होता है आर्टिकल 24। देखिए, मैंने पूरी वीडियो गुजर गई, अभी तक आपसे कुछ एक भी बार नहीं कहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की और भी वीडियो ला सकूं, मेरे लिए मोटिवेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।